नमस्ते, मेरा नाम है विशाखा शर्मा और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। यह डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट का एक पार्ट है जो कि ग्राफ यूनिट से रिलेटेड है। तो मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए स्पैनिंग ट्री इटसेल्फ क्या होता है। तो सबसे पहली चीज़, स्पैनिंग ट्री हम किसी ग्राफ का क्रिएट करेंगे। यानी कि हो सकता है हमें एक ग्राफ दे दिया जाए और कहा जाए कि इस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री क्रिएट करें। तो फर्स्टली स्पैनिंग ट्री हमेशा एक ग्राफ का क्रिएट होता है। अब स्पैनिंग ट्री होता क्या है? स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ इज़ एन अनडायरेक्टेड ट्री। अनडायरेक्टेड ट्री मतलब वह ट्री जिसकी सारी एजेस अनडायरेक्टेड होती हैं। अब अनडायरेक्टेड एजेस क्या होती हैं? जैसे कि यहाँ पे मेरे पास में दो नोड्स हैं जो कि आपस में इस एज से कनेक्टेड हैं। ये एज हम देख सकते हैं डायरेक्टेड है, इसमें डायरेक्शन है, ये फर्स्ट नोड से सेकंड नोड को पॉइंट कर रही है। इस एज को हम कहते हैं डायरेक्टेड एज। जब ये मेरे दोनों नोड्स आपस में एक एज के थ्रू कनेक्टेड होते हैं बट इस एज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, जैसे इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि फर्स्ट सेकंड को पॉइंट कर रहा है या सेकंड वन को पॉइंट कर रहा है, इस एज को हम कहते हैं अनडायरेक्टेड एज। तो जब किसी ग्राफ में या ट्री में सारी एजेस अनडायरेक्टेड एज होती हैं तब हम उस ग्राफ को या ट्री को अनडायरेक्टेड ट्री ग्राफ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ग्राफ है जिसके अंदर सारी एजेस डायरेक्टेड हैं, तो इस ग्राफ को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक इसी तरह ये सेम ग्राफ है, सेम वही वर्टिसेस हैं 1 2 3, यहाँ पे भी वही 1 2 3 4 5, बट इसके अंदर सारी एजेस अनडायरेक्टेड हैं, इसलिए इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे? अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो स्पैनिंग ट्री फर्स्टली एक अनडायरेक्टेड ट्री होता है, यानी कि उसके सारे एजेस जो होंगे वो अनडायरेक्टेड होते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ ओनली दोज एजेस नेसेसरी टू कनेक्ट ऑल दी नोड्स इन दी ओरिजिनल ग्राफ। अब इसका मतलब ये है कि स्पैनिंग ट्री में सिर्फ वही एजेस होंगी ग्राफ की जो कि ज़रूरी होंगी उस ग्राफ के सारे नोड्स को कनेक्ट करने के लिए। सेकेंडली हम स्पैनिंग ट्री को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ अ सब ग्राफ ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है ये हमें अपने देख लिया है, तो स्पैनिंग ट्री एक अनडायरेक्टेड ग्राफ का ही सब ग्राफ होता है। एंड अ कनेक्टेड ग्राफ। अब कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? वह ग्राफ जिसमें किसी भी दो पेयर ऑफ नोड्स के बीच में पाथ एग्जिस्ट करता है, यानी कि हर एक नोड हर एक दूसरे नोड से कनेक्टेड है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में ये एक ग्राफ है जो कि कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड क्यों का है? क्योंकि कोई भी दो नोड्स हम उठा के देख लें, चाहे 1 और 2 देख लें, 1 और 3 देख लें या 3 और 5 देख लें, हर नोड का दूसरे नोड से पाथ है, यानी कि 1 का 3 से पाथ है, जैसे 1 से 2, 2 से 3। इसी तरह 3 भी 2 से कनेक्टेड है डायरेक्टली, 3 से 2, 3 5 से भी कनेक्टेड है, 3 से 4, 4 से 5। ये क्या है? पाथ है, यानी कि हर नोड का हर दूसरे नोड के साथ में पाथ है, इसलिए हम इस ग्राफ को क्या कहेंगे? कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि हर नोड हर एक दूसरे नोड से कनेक्टेड है। यही सेम जितनी वर्टिसेस हैं उसी हिसाब से यहाँ पे सेम वर्टिसेस इस ग्राफ में भी हैं। यहाँ पे 5 वर्टिसेस थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी 5 वर्टिसेस हैं, बट यह एक डिसकनेक्टेड ग्राफ है क्योंकि इसके अंदर हम अगर उठाएं 1 और 4 नोड को तो ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। इसी तरीके से 1 और 3 नोड जो है इनका आपस में कनेक्शन नहीं है, कोई पाथ ही एग्जिस्ट नहीं करता। 3 से 2 में चले गए लेकिन 2 से 1 पे कोई एज ही नहीं है, या फिर 2 से आगे कोई ऐसी एज ही नहीं है जो मुझे 1 तक ले जा सके। तो सेम ये दो ग्राफ हैं जिनके ऑलमोस्ट सेम वर्टिसेस हैं, लेकिन ये हम देख रहे हैं कनेक्टेड ग्राफ है क्योंकि हर नोड का हर दूसरे नोड से पाथ है। यानी यहाँ इस डिसकनेक्टेड ग्राफ में हम देखेंगे तो 2 का 4 से पाथ में है, 2 का 3 से भी पाथ है, कुछ नोड्स का आपस में बीच में पाथ है, बट सारे नोड्स सारे से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए हम इस ग्राफ को क्या कहते हैं? डिसकनेक्टेड ग्राफ। स्पैनिंग ट्री कैसा होगा? एक अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा और एक कनेक्टेड ग्राफ होगा। जब स्पैनिंग ट्री एक अनडायरेक्टेड और कनेक्टेड ग्राफ से क्रिएट किया जाएगा तो स्पैनिंग ट्री इटसेल्फ खुद भी अनडायरेक्टेड होगा और कनेक्टेड होगा, ये हमें समझ में आ गया है। विच इंक्लूड्स ऑल दी वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ हैविंग अ मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस। मतलब स्पैनिंग ट्री में जिस ग्राफ से हम बना रहे हैं उस ग्राफ के सारे वर्टिसेस तो होंगे पर सारी एजेस नहीं होंगी, सिर्फ मिनिमम उतनी ही एजेस होंगी जिससे कि वह सब ग्राफ कनेक्टेड हो सके। अभी समझते हैं।
जैसे कि ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री यहाँ पे क्रिएट अपन ने किया है। क्या कहा अपन ने, स्पैनिंग ट्री क्या होता है, इस ग्राफ का सब ग्राफ होगा जिसके अंदर ग्राफ के सारी वर्टिसेस तो प्रेजेंट होंगी। तो इस ग्राफ में 4 वर्टिसेस हैं ए बी सी डी, ये सारी वर्टिसेस, ये जिन्हें हम नोड्स भी कहते हैं, है ना, वर्टेक्स को हम नोड्स भी कहते हैं। तो ये जो सारे नोड्स जो इस ओरिजिनल ग्राफ में हैं वो स्पैनिंग ट्री में भी होंगे, बट सारी एजेस नहीं होंगी, सिर्फ उतनी ही एजेस होंगी मिनिमम जिससे कि पूरा ग्राफ कनेक्टेड हो रहा होगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि मैंने बी और डी एच को हटा दिया है। बी और डी एच के हटने के बावजूद ये ग्राफ जो है, ये स्पैनिंग ट्री है, वो कनेक्टेड है, क्योंकि बी से ए का, बी से सी का, बी के से डी का पाथ एग्जिस्ट करता है अभी भी हर नोड का हर दूसरे नोड के बीच में पाथ है। इस ग्राफ में भी था, बट मल्टीपल पाथ्स है। जैसे मैं बी से डी के कनेक्शन की बात करूं तो बी और डी दो नोड्स के बीच में मल्टीपल पाथ्स हैं। एक तो डायरेक्टली मैं बी से डी पे चली जाऊं, एक मैं बी से ए पे गई, ए से सी पे गई, सी से डी पे गई, डी से बी पे गई। इस ग्राफ का जब स्पैनिंग ट्री मैंने क्रिएट किया तो सारे वर्टिसेस को तो कॉपी किया ही, बट उन एजेस को ही कॉपी किया जिससे कि मेरा ग्राफ कनेक्टेड हो रहा था, और मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ में। यानी कि अगर मैं बी और डी यहाँ कनेक्ट कर देती तो भी ये ग्राफ कनेक्टेड ही हो रहा था, लेकिन ये मिनिमम नंबर ऑफ एजेस नहीं होती। यहाँ पे कितनी एजेस हो जाती, 4। इस एज को हटाने से मेरे पास नंबर ऑफ एजेस हो गई 3, उसके बावजूद ये पूरा ग्राफ कनेक्टेड है। अगर 3 से मैं एक एज और कम करती हूँ, 2 करती हूँ, जैसे सपोज मैंने ए और बी इस एज को हटा दिया, तो ये ग्राफ कनेक्टेड नहीं रहेगा और इसलिए ये स्पैनिंग ट्री नहीं रहेगा। तो इस ग्राफ का ये स्पैनिंग ट्री अपन ने क्रिएट किया है, एंड बाय डेफिनेशन ये अप्रूव भी होता है कि स्पैनिंग ट्री ग्राफ का एक सब ग्राफ होगा जिसके अंदर सारे वर्टिसेस होंगे ओरिजिनल ग्राफ के, बट एजेस हम मिनिमम लेंगे और उतनी ही एजेस लेंगे जिससे ज़रूरी होगा कि ये ग्राफ कनेक्टेड हो जाए। ठीक इसी ग्राफ का हम देखते हैं एक और स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है जिसमें मैंने बी और डी एच तो प्रेजेंट है, ए और बी एच एब्सेंट है। अभी भी ये ग्राफ कनेक्टेड है और स्पैनिंग ट्री ही है, सारे वर्टिसेस हैं और मिनिमम अपन ने एजेस लिए हैं। इसी ग्राफ का एक और स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है जिसके अंदर यहाँ पे ए सी एच को रिमूव कर दिया गया है। ठीक इसी तरीके से एक और स्पैनिंग ट्री पॉसिबल है जहाँ पे सी डी एच को रिमूव कर दिया गया है। तो हमने यहाँ पे देखा कि एक ग्राफ के स्पैनिंग ट्री मल्टीपल हो सकते हैं। हो सकता है एक ग्राफ का एक ही स्पैनिंग ट्री पॉसिबल हो सकता है 2 हो, 3 हो। एक ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्री पॉसिबल हैं। जैसे एग्जांपल हमने इस ग्राफ के 4 स्पैनिंग ट्री पॉसिबल थे और चारों हमने क्रिएट किए। ये चारों ही सब ग्राफ हैं, अनडायरेक्टेड हैं और कनेक्टेड हैं। हर नोड का हर दूसरे नोड से कोई ना कोई पाथ एग्जिस्ट करता है, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो दूसरे नोड्स के थ्रू हो, और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ एजेस भी हैं। अगर इसमें एक एज और कम कर दूं किसी भी स्पैनिंग ट्री में तो वो स्पैनिंग ट्री नहीं रहेगा क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं रहेगा। एक और एग्जांपल लिया है, थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा ग्राफ है, कॉम्प्लिकेटेड है। इस ग्राफ का ये एक स्पैनिंग ट्री है। इसमें हम देखेंगे जितने 1 2 3 4 5 वर्टिसेस ओरिजिनल ग्राफ में थे वही 5 वर्टिसेस इस स्पैनिंग ट्री में भी हैं, बट एजेस हमने मिनिमम लिए हैं, यानी कि एक एक एज में उतनी ही ऐड करती गई जिससे कि ये पूरा स्पैनिंग ट्री कनेक्टेड हो सके। तो देखो इस स्पैनिंग ट्री में 1 का 3 से पाथ एग्जिस्ट करता है, 2 से करता है, इसी तरह 4 का भी बाकी सबसे पाथ एग्जिस्ट करता है, 3 का भी बाकी 4 से 5 से 1 2 सबसे पाथ एग्जिस्ट करता है। अब ज़रूरी नहीं है इस ग्राफ का यही स्पैनिंग ट्री पॉसिबल हो, इस ग्राफ का ये स्पैनिंग ट्री भी पॉसिबल है। सेम वही नोड्स हैं, वर्टिसेस तो सारे हमें लेने हैं लेकिन एजेस हमने दूसरी ली हैं। ऐसे एजेस लिए हैं जिससे ये ग्राफ अभी भी कनेक्टेड है। 2 का 1 5 4 3 सबसे पाथ एग्जिस्ट करता है। जैसे 3 का अगर मैं 5 से पाथ फाइंड आउट करना है, 3 से 2, 2 से 4, 4 से 5। 1 का 5 से करना है तो 5 से 4, 4 से 1, यानी कि हर नोड आपस में कनेक्टेड है और यह भी एक स्पैनिंग ट्री हुआ इस ग्राफ का। तो स्पैनिंग ट्री क्या होता है ये अब हमें क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं स्पैनिंग ट्री की कुछ प्रॉपर्टीज़ की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्पैनिंग ट्री की क्या कहती है, फॉर एनी पेयर ऑफ नोड्स देयर एग्जिस्ट ओनली 1 पाथ बिटवीन देम। मतलब किसी भी 2 नोड्स के बीच में एग्जैक्टली एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है।
जैसे ये एक ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर मैं 1 और 3 नोड की बात करूं तो 1 और 3 नोड के बीच में कितने पाथ एग्जिस्ट करते हैं? देखें, 1 से 2, 2 से 3, ये एक पाथ हुआ। 1 से 4, 4 से 3, ये एक दूसरा पाथ हुआ। 1 से 5, 5 से 4, 4 से 3, तीसरा पाथ हुआ। इसी तरह से मल्टीपल पाथ एग्जिस्ट करते हैं इस ग्राफ में। इस ग्राफ का ये एक स्पैनिंग ट्री यहाँ पे अपन ने क्रिएट किया है। अभी पिछले एग्जाम्पल में भी अपन ने यही स्पैनिंग ट्री क्रिएट किया था। इस स्पैनिंग ट्री की क्या प्रॉपर्टी है कि किसी भी दो नोड्स के बीच में एग्जैक्टली एक ही पाथ होगा। अब जो 1 और 3 की यहाँ पे हमने मल्टीपल पाथ्स निकाले थे, उसी 1 और 3 नोड की हम यहाँ बात करें तो सिर्फ एक ही पाथ हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं। 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1। इसी तरह जैसे 2 और 5, इस ओरिजिनल ग्राफ में 2 और 5 के बीच में मल्टीपल पाथ्स हैं, 2 से 4, 4 से 5। इसी तरह इस स्पैनिंग ट्री में 2 और 5 के बीच में सिर्फ एक ही पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, 5 से 1, 1 से 2। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी स्पैनिंग ट्री की क्या है कि किसी भी दो नोड्स के बीच में, कोई से भी दो नोड्स, सिर्फ एक ही पाथ एग्जिस्ट करेगा उनके बीच। सेकेंड प्रॉपर्टी स्पैनिंग ट्री की क्या कहती है? इंसर्शन ऑफ एनी एज टू अ स्पैनिंग ट्री फॉर्म अ यूनिक साइकिल। इंसर्शन मतलब एडिशन, यानी कि स्पैनिंग ट्री में, एक बने बनाए स्पैनिंग ट्री में अगर मैं एक एज एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ, कहीं पर भी इंसर्ट करती हूँ, तो यह मुझे एक साइकिल क्रिएट करेगा। ये स्पैनिंग ट्री अभी लास्ट एग्जांपल में अपन ने इस ग्राफ से ये स्पैनिंग ट्री बनाया है। इस स्पैनिंग ट्री में अगर मैं कहीं पर भी एक एज एक्स्ट्रा इंसर्ट कर देती हूँ, मतलब जैसे 2 और 4 के बीच में मैंने एक एज इंसर्ट कर दी, तो इससे एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी। 2 से 1, 1 से 5, 5 से 4 और 4 से वापस 2। इसी तरीके से सिर्फ 2 और 4 नहीं, किसी भी दो नोड्स के बीच में मैं एक एक्स्ट्रा एज इंसर्ट करती हूँ ओरिजिनल स्पैनिंग ट्री में, तो मैंने 1 और 4 को यहाँ कनेक्ट कर दिया है, एक्स्ट्रा एज इनके बीच में इंसर्ट कर दी है, तो इससे भी एक साइकिल क्रिएट हो रही है। 1 से 5, 5 से 4, 4 से वापस 1। इसी तरह मैं चाहूँ तो किसी के बीच में भी एक एक्स्ट्रा एज इंसर्ट करूँ, 2 से 3 के बीच में, 2 से 4 के बीच में, या 3 से 5 के बीच में, 1 से 3 के बीच में। ऐसा करने पर हमेशा एक यूनिक साइकिल क्रिएट होगी। थर्ड प्रॉपर्टी स्पैनिंग ट्री की क्या कहती है? नंबर ऑफ एजेस विल बी 1 लेस देन द नंबर ऑफ नोड्स। मतलब स्पैनिंग ट्री में जितनी नंबर ऑफ एजेस होंगी, कितनी होंगी वो? नंबर ऑफ नोड्स उसके अंदर जितने होंगे उससे एक कम। नंबर ऑफ नोड्स -1। नोड्स मतलब वर्टेक्स, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस या फिर नंबर ऑफ नोड्स -1 से मुझे एजेस मिलेंगी। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये ग्राफ था, इस ग्राफ में 5 वर्टिस हैं। इस ग्राफ से हमने ये स्पैनिंग ट्री क्रिएट किया है। इस स्पैनिंग ट्री में भी 5 वर्टिसेस ही हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? एजेस का डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं? 5। और ये हमें प्रॉपर्टी क्या कहती है कि नंबर ऑफ नोड्स -1, यानी कि 5 - 1 4। तो इस स्पैनिंग ट्री में 4 एजेस होंगी। 4 एजेस ही हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसी तरह से अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ ग्राफ का, ये सिंपल ग्राफ का, इसके अपन ने स्पैनिंग ट्री बनाया। ये वर्टिसेस उतनी ही हैं 4, इसके अंदर भी नोड्स 4 थे, इसके अंदर भी नोड्स 4 हैं। एजेस कितनी होंगी? नंबर ऑफ नोड्स -1। नोड्स कितने हैं? 4, 4 - 1 3। तो एजेस इसके अंदर कितनी है? 3। हमेशा किसी भी ग्राफ को अपन स्पैनिंग ट्री बनाएंगे तो उस स्पैनिंग ट्री में जितने भी नोड्स होंगे उसमें से -1 करने पे हमें नंबर ऑफ एजेस मिलेंगी। अब स्पैनिंग ट्री हमने समझ लिया है क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ भी समझ ली है। किसी भी स्पैनिंग ट्री की हमें कॉस्ट पता करनी है तो वो कैसे निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ स्पैनिंग ट्री क्या होती है? सम ऑफ वेट्स ऑन एजेस, यानी कि स्पैनिंग ट्री के एजेस पर जितने भी वेट्स होंगे उनका सम। अब एजेस पे वेट्स मतलब ये एक ग्राफ बना हुआ है, तो पहले ग्राफ का कॉस्ट निकालना देख लेते हैं। इस ग्राफ में हर एज के ऊपर कोई ना कोई नंबर एसोसिएटेड है, जिसे हम क्या कहते हैं? उस एज का वेट। जैसे ए से बी जो एज है उसके ऊपर 4 नंबर एसोसिएटेड है, तो हम क्या कहेंगे? ए बी एज का वेट कितना है? 4। ठीक इसी तरह सी डी एच का वेट कितना है? 5। बी डी एच का वेट कितना है? 3।
तो इस ग्राफ का कॉस्ट कितना हुआ, सारी एजेस पर जितना भी वेट है उनका सम, यानी कि 2 + 4 + 3 + 5 कितना है 14। तो इस ग्राफ की कॉस्ट कितनी हुई 14। इस ग्राफ का एक स्पैनिंग ट्री अपन ने क्रिएट किया है यहाँ पे। इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट क्या होगी, सेम जिस तरीके से हमने ग्राफ की कॉस्ट निकाली, सारे एजेस के ऊपर जो वेट है उनका सम। तो सारे एजेस तो यहाँ पे 3 ही एजेस हैं, कितना 2 + 4 + 3 9। तो इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट कितनी है 9। अब मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या हुआ, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या है, स्पैनिंग ट्री ऑफ अ ग्राफ विद मिनिमम कॉस्ट अमंग ऑल पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज। यानी कि किसी भी ग्राफ के मल्टीपल स्पैनिंग ट्रीज हो सकते हैं, जितने भी स्पैनिंग ट्रीज होंगे उन सबकी कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। उन सारी कॉस्ट में से जिस स्पैनिंग ट्री की सबसे मिनिमम कॉस्ट होगी उसे हम कहते हैं मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। किसी भी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री जिसकी सबसे मिनिमम कॉस्ट हो अमंग जितने भी पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज हों उनमें से। तो एग्जाम्पल में अपन ने देखो ये ग्राफ लिया है, इस ग्राफ का सारे स्पैनिंग ट्रीज पॉसिबल जितने थे बना लिए। 4 पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज थे, चारों पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज बनाए हैं और चारों की कॉस्ट निकाली है। जैसे इस फर्स्ट में अपन ने कॉस्ट क्या निकाली 4 + 2 + 3 विच इज़ 9। इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट क्या है 2 + 3 + 5 विच इज़ 10। इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट है 4 + 5 + 3 12। इस स्पैनिंग ट्री की कॉस्ट है 2 + 4 + 5 11। तो इस ग्राफ के 4 स्पैनिंग ट्रीज अपन ने क्रिएट किए, जितने भी पॉसिबल थे 4 ही पॉसिबल थे और चारों की अपन ने कॉस्ट निकाली। इन चारों में से सबसे मिनिमम कौन सी कॉस्ट है, सबसे कौन सा स्पैनिंग ट्री है जिसकी कॉस्ट सबसे मिनिमम है, ये वाला स्पैनिंग ट्री है जिसकी कॉस्ट 9 है 10 11 12 में से। तो ये वाला जो स्पैनिंग ट्री है हमारा कौन सा होगा मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। इस स्पैनिंग ट्री को हम क्या कहेंगे मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। इस ग्राफ का MST मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री ये ग्राफ है। थैंक यू।